कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे क्लास हो रही है। तो बताइए भाई, आवाज़ प्रॉपर, वीडियो क्लियरिटी प्रॉपर, बताइए, कमेंट करके बताते रहिए साथ साथ में। ओके, पूनिया जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो अभी अपन ने इस वीक जो था वो ऑलमोस्ट अपन ने ज़्यादातर जो क्लासेस ली थी वो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस हुई थी। तो जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे बस प्रॉपर यही है कि आप ग्रुप में जुड़े रहें। मारुति जी नमस्कार, पूजा शर्मा गुड इवनिंग। और ये जो आपकी स्टार्ट किया गया है इसके अंदर अपन इंडियन इकोनॉमी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो प्राय सिलेबस से रह जाता है या कहीं ना कहीं टीचर से रह जाता है, किसी भी थ्रू जो टॉपिक्स रह जाते हैं, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग हो, चाहे आपका एनपीएस से संबंधित हो, चाहे आपकी स्कीम्स हो, चाहे आपके यहाँ कमेटीज हो, वो अपन कवर करेंगे। तो ज्योति जी नमस्कार, ऑल क्लियर मारुति, चलो बढ़िया भाई। तो ये जो है आपका, अभी जो बच्चों को मैंने पहले भी कहा था कि साइको की क्लासेस जो हुई थी वो क्लासेस अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस हुई थी। तो मैं आने वाले 2-4 दिनों में उनको यहाँ पे भी अपलोड करवा दूंगा और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा साइको की। तो जो भी बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर वे में, वो साइको वाली क्लासेस भी जरूर अटेंड कर लें, ठीक है? तो जो नए स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ, मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैं चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है और आरएस 2018 इंटरव्यू कॉल है। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है और अनअकैडमी प्लस पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? यूट्यूब पे क्लासेस भी होती है पर प्राय सभी क्लासेस, अजय जी नमस्कार, फौजी साहब नमस्कार, परवीन नमस्कार, तो मेरी जो प्राय क्लासेस होती हैं वो प्लस पे ही ज़्यादा होती हैं। तो जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कपिल07 कोड के थ्रू। और वहाँ पे अभी 3 बैच चल रहे हैं, उनमें से दो दो मेजर बैच जो है वो, एक तो एसीएफ का बैच है वो स्टार्ट कर रखा है। एसीएफ वाले बच्चों को जिनको भी इको में प्रॉब्लम है वो शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास ले सकते हैं। और आरएस और एसआई के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास है वो 9:15 से 10:45 है। तो कृपया करके डेली क्लास अटेंड करें। नरुका जी नमस्कार, रौनक नमस्कार। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। और कोई कोड से रिकॉर्डिंग या कोर्स से रिकॉर्डिंग कोई भी बात करनी हो, आप 8955462595 पे बात कर सकते हैं। इससे पहले जो जो अपने चैनल पे हुए हैं क्लासेस, उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप कृपया करके एक काम करें। प्रेमा राम जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। आप राजस्थान की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें कवर कर लें और उसके बाद में मैं इंडिया की जो स्कीम्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी कवर करवाऊंगा, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद अपन इनको और कंटिन्यू रखेंगे। तो काफ़ी दिनों से, 5-10 दिनों से आपकी जो क्लासेस नहीं हुई थी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंडिया के अंदर जो अपन बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं, उस बैंकिंग सिस्टम में सब कुछ पढ़ने के बाद में भी बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है वो है समितियों की, कि हम किस तरीके से अपने यहाँ जो कमेटीज बनी है उनको कैसे तैयार करें। नमस्कार प्रीति जी। तो उनको तैयार करने के लिए अपने ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये टॉपिक आप लास्ट तक देखना, आपको समितियों की जो समस्याएं हैं वो चले जाएंगी, ठीक है? तो एसीएफ वाले बच्चे, इंडियन इकोनॉमी 2 नवंबर से स्टार्ट हो गया और आपका राजस्थान इकोनॉमी 30 नवंबर से अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं बैंकिंग से संबंधित समितियों के ऊपर, ठीक है? शिका जी नमस्कार। और जो बच्चे प्लस पे पहले भी पढ़ चुके हैं उनको मैं यही करना चाहूंगा कि भी साथ साथ में यहाँ पे भी कवर कर लो, ताकि ये जो टॉपिक्स हैं वो 1-1.5 घंटे में अगर आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है तो आप ये भी कवर जरूर करें। तो बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित समितियों से क्वेश्चन आते हैं, काफी बच्चे इससे पहले भी मुझसे पढ़े हुए हैं। तो ये जो आपका पहला जो अपन बात करते हैं राष्ट्र, वैसे तो अपन समितियां जो है यंग हिल्टन कमीशन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके कहने पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक अपन क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपकी कमेटी बनी थी वो थी गोरेवाला कमेटी। कौन सी कमेटी थी दोस्तों? आपकी गोरेवाला कमेटी। और गोरेवाला कमेटी ने सर्वप्रथम ये कहा था कि जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, आपका कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको हिस्ट्री तो पता ही है कि बैंक ऑफ, आपका प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल हुआ करता था, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ आपका बॉम्बे हुआ करता था,
प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास हुआ करता था। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में क्या बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। लेकिन भाई जब अपन स्वतंत्र हो गए तो उसके बाद में ये भी जरूरी था कि ये जो इंपीरियल शब्द है जो हटे, और साथ ही साथ जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ब्रिटिशर्स का था, प्राइवेट बैंक था। तो इसके लिए गोरेवाला कमेटी ने कहा कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए और इसका नया नाम रखा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी ने यह कहा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई के नाम से किया जाए। किसके नाम से किया जाए, एसबीआई के नाम से किया जाए। तो गोरेवाला समिति 1952 में बनी थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो एसबीआई का हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। ये भी डिटेल आगे याद रख लेना। और उस समय एसबीआई के 8 एसोसिएट बैंक थे, वो भी आप साथ में याद रखना। तो पहली कमेटी जो अपन ने पढ़ी है वो कौन सी है, गोरेवाला समिति है। ठीक है, इसे आप कंटिन्यू याद रखना। उसके बाद अपन बात करते हैं, मैंने आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ाया था, यूट्यूब पे ही अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसमें मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अपने यहाँ लीड बैंकिंग स्कीम स्टार्ट की गई थी। कौन सी स्टार्ट की गई थी, लीड बैंकिंग, आपकी लीड बैंकिंग स्कीम। तो लीड बैंकिंग स्कीम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गॉडगिल स्टडी ग्रुप ने दिया था। कौन से ग्रुप ने दिया था, गॉडगिल स्टडी ग्रुप ने सर्वप्रथम कहा था कि हमें अगर सही से फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, भारत में लीड बैंकिंग स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये लीड बैंकिंग स्कीम थी क्या, तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक बैंक को लीड बैंक बना दिया गया 1969, बहुत शानदार मनीष जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बैंक को लीड बैंक बना दिया गया। इसमें क्या किया गया, प्रत्येक जिले के लिए किसी एक बैंक को एज ए लीड बैंक नोटिफाइड किया गया। मतलब कोई स्पेशल बैंक नहीं था, जैसे मान लेते हैं चूरू के लिए पीएनबी को कर दिया, सीकर के लिए एसबीआई को कर दिया, या झुंझुनू के लिए आपके बीओबी में कर दिया, तो वो वहां क्या होगी, लीड बैंक होगी। मतलब वहां वो क्या करेगी, लीड करेगी, नेतृत्व करेगी और बताएगी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन कैसे करना है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी बार यूपीएससी में पूछा हुआ है कि ये जो लीड बैंकिंग स्कीम में लीड बैंक कौन सा होता है। तो मनीष, हाँ अर्चना जी, तो लीड बैंक कौन सा होता है ये पूछा हुआ है। तो लीड बैंक कोई है ना, ऐसा नहीं कि एसबीआई लीड बैंक है या पीएनबी है, कोई बैंक भी, कोई भी बैंक लीड बैंक हो सकता है जिसे नोटिफाई किया गया है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक की भूमिका निभाएंगे। फिर वो वित्तीय समावेशन के लिए वहां पे सभी बैंकों को लीड करेगा, उनकी बैठकें आयोजित करवाएगा, सम्मेलन करवाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कई जो कार्यक्रम स्टार्ट करेगा, केवाईसी नॉर्म्स में थोड़ी सहूलियत करेगा, ऐसे करके वो क्या करेगा, वित्तीय समावेशन करेगा। तो ये याद रखना कि ये जो लीड बैंकिंग स्कीम जो थी, इसके लिए सर्वप्रथम दोस्तों कौन सी समिति ने कहा था, गॉडगिल ग्रुप ने कहा था। कौन से ग्रुप ने कहा था, गॉडगिल स्टडी ग्रुप ने सर्वप्रथम कहा था। शिवानी महरिया, नमस्कार शिवानी जी। गॉडगिल ग्रुप ने सबसे पहले ये कहा था। तो जो भी ऑफलाइन के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कह देना चाहता हूं कि जो टॉपिक तुम्हारे ऑफलाइन में रह गए थे, किसी भी कारण से कुछ बैच पूरे नहीं हुए थे कोविड की वजह से, तो यहाँ आप कवर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे, टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी चैनल पे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था कि गॉडगिल स्टडी ग्रुप ने ये कहा था। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। फिर उसके बाद में ऊषा थारोट समिति बनी 2009 में। ऊषा थारोट समिति बनी 2009 में। ऊषा थारोट समिति जो 2009 वाली है, इस समिति ने लीड बैंक योजना के अंदर थोड़े सुधार के भी इन्होंने क्या दिए थे, रिकमेंडेशंस दी थी कि कुछ सुधार किया जा सकता है इस योजना में। और उन्होंने ये कहा था कि इस योजना का दायरा बढ़ाया जाए। इस योजना का क्या किया जाए, दायरा बढ़ाया जाए। वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाया जाए कि हर आदमी तक खाता पहुंचे, हर आदमी तक बैंक की ब्रांच पहुंचे, हर व्यक्ति को जिसको भी जरूरत है उसे अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर ऋण मिल सके। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों को भी लीड बैंक के अंदर दोस्तों भूमिका दी जाए। ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक तो आपको पता है कितने होंगे, आज के दिन तो चलो 12 है। जब ये स्टार्ट किया था, या अपन बात करें 2010-15 की, तब तक कितने थे, 28 बैंक थे, 27 बैंक थे। तो इससे कोई श्योर नहीं कि केवल ये 27-28 बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यही लीड बैंक योजना को आगे बढ़ा देंगे। तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक को भी पार्टिसिपेट करवाओ। ठीक है, फिर साथ ही साथ 2000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाएं। 2000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव वहां तक आपको क्या उपलब्ध करवानी चाहिए दोस्तों, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए।
केवाईसी नॉर्म्स में भी छूट प्रदान करनी चाहिए। केवाईसी नॉर्म्स में भी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियोस देखना फाइनेंशियल इंक्लूजन का। केवाईसी नॉर्म्स का मतलब होता है कि कोई अपन खाता खुलवाने जाते हैं किसी भी बैंक में, तो वहां पे जो कागजों की फॉर्मेलिटी होती है कि आप अपने कस्टमर को कितना जानते हो। तो कोई टाइम में बैंकों में लोग खाता खुलवाने से भी डरते थे, क्योंकि इतना टाइम लगता था, इतनी जटिल प्रक्रिया थी और लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो अब धीरे धीरे केवाईसी नॉर्म्स के तहत छूट देके कह दिया कि किसी के पास भी एक भी आईडी हो, चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, क्योंकि अभी खाता है तो खुलवा रहा है, कोई पैसे लेके तो भाग नहीं रहा है। तो इसलिए दोस्तों उसे क्या कहा गया कि केवाईसी नॉर्म्स में भी छूट दी जाए। तो अब जैसे आपको पता है जनधन अकाउंट और अपन खुलवाते हैं तो आजकल बड़ा इजीली क्या खुल जाता है, खाता खुल जाता है। पहले बहुत भारी काम हुआ करता था, खातों खुलवाना था नहीं भी, लोग गांव में तैयार होके शहर जाके एक व्यक्ति को साथ लेके जाते और वो उनका खाता खुलवा के शाम को अगर खाता खुलवा के आ जाता था तो उसे लगता था उसने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, बहुत भारी काम हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो खाता खुलवाने वाली प्रक्रिया है वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होती जा रही है। और अगर आप प्राइवेट बैंक से खुलवाना चाहते हो तो अगले आपके घर आ जाएंगे, जो है किसी आपकी मनवार करेंगे, बहुत बड़ी आपकी सेवा करेंगे खाता खुलवाते टाइम। तो ये चीज याद रखें। तो ये जो लीड बैंकिंग स्कीम जो है, ये स्कीम 1969 से स्टार्ट हुई थी और ये जो स्कीम है ये गॉडगिल स्टडी ग्रुप ने इसके लिए कहा था कि हमें ये स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए। उषा थारोट समिति ने दोस्तों इसमें केवल और केवल क्या दिए थे, सुधार दिए थे। अब आपको बात बता देता हूं, उषा थारोट समिति, थोड़ा सा वेट करना, इसका नाम 2-3 जगह आएगा। उषा थारोट समिति का सबसे पहला जो नाम आएगा वो 2000 के दशक में इस समिति का जो नाम आएगा सबसे पहले किसमें आएगा, मोनू शर्मा। मोनू जी बहुत दिनों, मोनू शर्मा, हाँ मोनू भाई चूरू वाले ही हो गया, सही बात बता रहा हूँ यार, हंसने की क्या बात है? बताओ गलत बताई तो मैंने, ये एकदम वास्तविकता है। तो उषा थारोट समिति जो है आपकी, उषा थारोट समिति जो है 2002 में, 2002-3 में भी एक बार पहले बनी थी। उस समय दोस्तों उषा थारोट समिति बनी थी, वो किसके लिए बनी थी, आरबीआई का जो रिजर्व फंड है, आरबीआई का जो रिजर्व फंड है इसको कैसे बंटवारा किया जाए, इसके बारे में इसने कहा था। उसके बाद में दोस्तों उषा थारोट समिति जो थी वो एक बार बन गई आपके लिए, किसके लिए, लीड बैंक के लिए 2009 में। फिर 2015 में जब स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले जा रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम सुना है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम सुना होगा बच्चों ने। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके जो आवेदन आए थे उनकी जांच भी किसने की थी, उषा थारोट समिति ने ही की थी। और अपन शेयर मार्केट में और पढ़ेंगे, जब शेयर मार्केट की कमेटीज पढ़ेंगे तो 2019 में वापस उषा थारोट समिति का गठन किया गया। तो जो उषा थारोट समिति का गठन किया गया, इसका अब क्यों किया गया कि ऑफशोर रूपी मार्केट जो है, ऑफशोर रूपी मार्केट का मतलब है विदेशी जो शेयर बाजार है, विदेशी शेयर बाजार में भारतीय मुद्रा का किस तरीके से स्थिरता दी जाए, घरेलू बाजार में एक्सचेंज रेट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ले दे के भारतीय रुपए को एज ए हार्ड मनी के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, या जो विदेशी शेयर मार्केट है उसके अंदर इसके प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए कि विदेशी शेयर मार्केट में भी भारतीय रुपए में बॉन्ड जारी हो, शेयर जारी हो, शेयर बाजार के अंदर मुद्रा की अपने वैल्यू बढ़े, इसलिए भी ये बनाई गई है 2019 में। तो उषा थारोट समिति जो है अब तक 4 बार बन चुकी है। पहले ये समिति बनी थी रिजर्व फंड के लिए, फिर लीड बैंक के लिए, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, फिर उषा थारोट समिति आपकी ऑफशोर रूपी मार्केट के लिए। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना उषा थारोट समिति कौन सी, अगला इंडिविजुअल आपको ईयर देगा, ये आगे मैं चारों की चारों आपको एक अलग स्लाइड में करवा दूंगा। तो याद रखना अब तक अपन ने 2 कमेटीज देखी है, एक तो आपकी गोरेवाला समिति 1952 वाली, जिसने क्या कहा था दोस्तों कि आपके यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के रूप में दोस्तों हम क्या करें, नेशनलाइज करें। और उसी तरीके से गॉडगिल स्टडी ग्रुप ने कहा था कि अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है तो लीड बैंकिंग स्कीम प्रारंभ करो 1969 में। बताओ किस किस को क्लियर, फिर आगे चले। बीसी रमन, ठीक है, हाँ भाई राकेश कुमार जी नमस्कार, मनीष नमस्कार, शिवानी, मोनू शर्मा, हाँ भाई जिस जिसको क्लियर है वो बताते जाएं, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो लाइक कर दो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। अब काफी दिनों बाद में तुम यूट्यूब वाले बच्चे दिखे हो आज, तो मेरे को भी लगा था कि काफी दिन हो गए। हाँ क्लियर है मारुति भाई,
चलो बहुत बढ़िया बात है पूनिया जी, बहुत बढ़िया बात है। तो उसके बाद में बात करते हैं अपन कि आपने सुना होगा नाबार्ड के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा, अपन ने प्लस पे भी पढ़ लिया, यहाँ पे यूट्यूब पे भी पढ़ लिया। तो नाबार्ड जो था वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। अभी नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने कहा था, नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने कहा था, तो बी शिवरमन समिति बनी थी 1979 में, ये समिति बनी थी। इस समिति को ये टारगेट दिया गया था कि आप ये बताएं कि रूरल तथा आपका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके अंदर जो आपके एरिया है उनके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा दें। तो इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा बैंक बनाना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि बैंक ना हो, एक क्या हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो या ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी हो, ठीक है। तो इनके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए और इसका मुख्य कार्य होगा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए। तो नाबार्ड तो अपन ने ऑलमोस्ट जो था वो 1 घंटे में पढ़ा था, बहुत बड़ा टॉपिक है नाबार्ड का। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि बी शिवरमन समिति ने ये कहा था कि हमें यहाँ नाबार्ड की स्थापना करनी चाहिए और इसके लिए हम अधिनियम 1981 में लाए थे और स्थापना नाबार्ड की जो थी वो 12 जुलाई 1982 को कर दी गई थी। अब अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो नाबार्ड के दोस्तों कैसे इसका स्ट्रक्चर था, इसका काम क्या है, इसके काम भी 3 प्रकार के हैं। इसके वित्तीय कार्य क्या है, इसके फाइनेंशियल वर्क क्या है, इसके विकासात्मक कार्य क्या है, इसके डेवलपमेंट वर्क्स क्या है, विकासात्मक कार्य क्या है और इसके पर्यवेक्षक कार्य क्या है, सुपरविजन वर्क्स क्या है। इन तीनों कैटेगरी में बांट के भी आप इसके वर्क अलग अलग कार्य पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करवाया हुआ है, या जो स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं पढ़ा है उनको यही है कि भाई जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले लो कपिल07 कोड से और वहां के पढ़ लो। अगर यहाँ पढ़ना है तो थोड़ा सा वेट करो, बैंकिंग तो मैं पूरी यहाँ करवाने की कोशिश करूंगा ताकि बैंकिंग का सिस्टम जो है वो कंप्लीट आप यहाँ से भी कर सको, ठीक है। तो पर्यवेक्षक के लिए आपने पता ही होगा कि आरआरबी तथा जो आपके रीजनल रूरल बैंक है और आपका कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसकी दोस्तों सुपरविजन का काम कौन करता है, नाबार्ड ही करता है। कौन देखता है इनको, नाबार्ड ही इनका ध्यान रखता है और इनके रेगुलेशन का काम भी नाबार्ड ही करता है। तो याद रखना कौन सी समिति ने, बी शिवरमन समिति ने कहा था कि नाबार्ड की स्थापना की जाए। बताओ क्लियर है या नहीं है। पूनिया जी, मोनू शर्मा, मारुति, 3 कमेटीज पढ़ी हैं अब तक अपन ने, 3 कमेटीज पढ़ी हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अपन क्या करते हैं जब पढ़ते हैं तो इनका साथ साथ में नाम पढ़ लेते हैं, नाबार्ड पढ़ा तो ये पढ़ लिया, एसबीआई पढ़ा तो इनका नाम पढ़ लिया, लेकिन इनको एक अलग से इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिव वे से पढ़ाया जाए ताकि क्या हो कि समितियों का क्वेश्चन गलत ना हो। एक क्वेश्चन तो हर बार गलत होता ही है, ठीक है, गलत होना हो, एक आता जरूर है। तो कम से कम अपने को ये तो पता ही होना चाहिए। और मेंस में भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित क्या काम किए गए हैं, तो उनमें आप सबको बता सकते हो, ठीक है। और भी मोनू ये बता, सर्दी वर्दी कैसे पड़ रही है गाँव में। मैं तो पहले जयपुर था तो मुझे लग रहा था कि ठंड वंड तो नहीं है, और अब यहाँ आके मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में ये अनअकैडमी वाले मुझे वो क्या बोलते हैं रजाई वजाई भेज दे तो ठीक है, नहीं तो ये अनअकैडमी की टी शर्ट में पढ़ाना थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चूरू की जो सर्दी है उसके बराबर सर्दी तो फिर बाद में भारी काम है और तो कहाँ होगी। तो यहाँ तो भाई भयंकर है। आगे चलते हैं। तो एक चीज और है, वहां पे बैठे थे तो 10:30 11 बजे तक क्लास होती थी, ठीक है, और 11 बजे तक की क्लास भी बच्चे अटेंड कर रहे थे, मैं भी पढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब मैं 9:15 से लेके 11 बजे की जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तब तक तो मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ कोई जगा हुआ भी है क्या। लोग 11 बजे तक तो एक नींद की जो शिफ्ट होती है वो पूरी कर लेते हैं, 7:30-8 बजे खाना वाना खा के एकदम सपन पाठ, जनता एकदम सुनसान। तो ये गाँव के अलग ही मजे हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो जो भी एक चीज और बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, नहीं मैं ज्योति जी अभी तो जयपुर नहीं हूँ, अब घर ही हूँ। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि अभी जो ये एक नया बैच आने वाला, आपका कोई भी रिलेटिव या आप में से कोई भी पढ़ना चाहे, 25 नवंबर से न्यू बैच आ रहा है। अनअकैडमी ये बैच पहली बार लेके आ रही है, इससे पहले भी बैच है, लेकिन ये खास क्यों है, ये खास इसलिए कि अनअकैडमी के पास खूब एजुकेटर है, लेकिन उनमें से टॉप मोस्ट 5-6 एजुकेटर्स को लेके अनअकैडमी ने ये आपका
बैच बनाया है जिसका नाम रखा है बुल्स आई बैच। मतलब ये जो होगा बहुत ही भयंकर बैच होगा। भयंकर का मतलब ऐसा नहीं है कोई आंधी तूफान आएगी इसमें, मतलब अच्छे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। ओनली जो टॉप एजुकेटर्स है उनको रखा गया है। जैसे आपके यहाँ साइंस टेक के लिए, जनरल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए सुरेश सर है। रघुवीर सर आपको इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे। जाखड़ सर आपको पॉलिटी करवाएंगे। मैं आपको इको करवाऊंगा, पब्लिक एड करवाऊंगा, एथिक्स, बिहेवियर और सोशियोलॉजी करवाऊंगा। ये टॉपिक्स मैं करवाऊंगा। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, आपके रिलेटिव कोई भी हो, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है 25 नवंबर से। फीस है भाई साहब इसकी 8400 रुपए। देखो 8400 रुपये में की कौन मिल रहा आज का दिन। और कपिल 07 कोड लगाओ ना, अगर जादुई कोड कपिल 07 कोड अगर आप लगाते हो तो भाई साहब आपके डिस्काउंट हो जाता है इजीली 10% का। तो ये मिलता है फिर 7560 का। तो 7560 मतलब 300 रुपये आपका 2 साल के। अगर 7560 है तो 300 रुपये महीने के, 10 रुपए दिन के। मतलब मैगी से सस्ता मिल रहा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी क्वेरी हो 8955462595 पर जरूर मैसेज करो। और आपके परिवार में कोई भी IIT, नीट की, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, अगला नेट JRF की तैयारी कर रहा हो, SSC की तैयारी कर रहा हो, किसी भी चीज की अनअकैडमी से तैयारी करना चाहे, क्लेट, CDS, तो आप अपना कोड यूज करवा सकते हो। सर रघुवीर सर की क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? इंग्लिश के लिए कौन है? राकेश जी, इंग्लिश प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए या रघुवीर सर की क्लास? मनीष ज्योति जी अभी जो है, वंदना जी बोल रहे हैं कि मैं आपको अनअकैडमी ऐप पर ढूंढ रही हूँ। आप तो ग्रुप में हो वंदना जी, अगर आपको पता है तो। मैंने तो लिंक डाला था कि आज क्लास जो है वो अनअकैडमी ऐप पे नहीं होगी, यूट्यूब पे होगी। तो बिहेवियर की क्लास है, वो एक टॉपिक हो गया तो बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेने दो। क्योंकि बुद्धि का टॉपिक 7 दिन में कवर करवाए हैं तो थोड़ा उसे रिवाइज करने दो। उसके बाद में पर्सनैलिटी करवाएंगे। तो हाँ, आप पढ़ सकते हो। रघुवीर सर की क्लास भी जल्द स्टार्ट होगी, 25-26 नवंबर से ही होगी उनकी ज्योग्राफी की क्लास। अभी उनकी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास जो है अर्चना, वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी कब स्टार्ट हुई? 10 तारीख को स्टार्ट हुई। और बताओ कोई समस्या, कोई बात? ठीक है। और अपनी क्लासेस जो होंगी पेपर 4 के लिए, हाँ पेपर 4 के लिए अगर आपको पढ़ना है इंग्लिश तो ऑलमोस्ट आप पढ़ सकते हो। काफी अच्छे एजुकेटर हैं यहाँ पे। ज्योति मैम पढ़ाते हैं, ज्योति नागपाल, और भी एजुकेटर हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। और तो देखो मेरी बात तो है, हिंदी इंग्लिश तने भी मास्टर की जरूरत पड़े, गलत बात है। क्योंकि मैं तो खुद को जानता हूँ और आपको भी जानता हूँ, अंग्रेजी तो आपकी बहुत बेहतरीन है, उसमें तो सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। और अंग्रेजी में तो कोई समस्या है ही नहीं तुम्हें, मेरे को सब पता है तुम्हारे बारे में। तो कृपया करके आपने जो 10th और 12th में जो पढ़ा है ना भाई, 10th और 12th में जो पढ़ा है उसको ही कंटिन्यू कर लो। तुम 10th तक वाले को ही कर लो। क्योंकि अपन बचपन से 10th सीख रहे हैं, आ रहे अपने को है नहीं। बचपन से संधि कर रहे हैं, आ रहे अपने को है नहीं। बस बचपन से यही कह रहे हैं कि राम राम घर जाता है, सीता घर आती है। ऐसे करके अपन जो ये जो 10th सीख रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। ठीक है। तो भगवान राम का सहारा भी ले लिया हमने, माता सीता का सहारा भी ले लिया, फिर भी अब तक अपने 10th क्लियर नहीं हो पा रहे। तो मेरा यही कहना है कि तुम जो लोग हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो थोड़ा सा संजीव पासबुक उठाओ अपनी 10वीं वाली, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। नवीन हिंदी व्याकरण वाली आप क्लासे, नवीन हिंदी व्याकरण वाली जो किताब है वो भी स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी मामला है वो 10th लेवल का है। तो कृपया करके पहले एक टॉपिक है, मतलब हिंदी में तो मास्टर केवल एक टॉपिक पढ़ा सकता है। वो कौन सा टॉपिक है? संधि विच्छेद। उसके अलावा किसी भी टॉपिक में व्याकरण नहीं है। विलोम शब्द रटने पड़ेंगे, पर्यायवाची रटने पड़ेंगे, युग्म शब्द रटने पड़ेंगे, प्रत्यय उपसर्ग समझने और रटने पड़ेंगे। ठीक है। इसके साथ आपकी परिभाषिक शब्दावली रटनी पड़ेगी, मुहावरे, लोकाक्ति, ये आपको रटने पड़ेंगे। तो भाई साहब जब काम ही रट्टाफिकेशन का है, 50 में से 45 नंबर का, तो रटना स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। कोई टीचर आ गया ऐसा तो है नहीं जो विलोम शब्द याद करवा देगा। तो थोड़ा सा प्रयास करो। और संधि को भी देखो, संधि में विच्छेद भी कर दोगे और वापस संधि भी कर दोगे, अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए। केवल रूल से संधि नहीं होती भाई। ठीक है। भावना से समझना पड़ता है, तभी जाके संधि होती है। तो मेरा तो तुम लोगों को यही कहना है, थोड़ा कंटिन्यू क्लास से ज्यादा हिंदी इंग्लिश को जीवन का पार्ट बना लो। 4th पेपर के बगैर RS की तैयारी अधूरी नहीं है, नामुमकिन है।
ठीक है। फिर बात करते हैं, अभी 3 कमेटीज और पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट है, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे कल इस टॉपिक को। तो नरसिम्हन समिति कब बनी थी, ग्रुप कब बना था, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप बना था, वर्किंग ग्रुप बना था। तो इस वर्किंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार कैसे किया जाए। भी आपने बी सब्रमन के कहने के ऊपर चलो ने ये जो था ये तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, 1982 वाला, पर थोड़ा सा नर्सिंग वर्किंग ग्रुप उससे पहले बना था। इन्होंने कहा कि अगर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, तो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। आपको किसकी स्थापना करनी चाहिए, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना करनी चाहिए। तो चलो भाई कर देंगे रीजनल रूरल बैंक की स्थापना, पर पहले हमें ये बताओ वित्तीय समावेशन क्या है। तो कई टाबर जो नए पढ़ रहे हैं उनको वित्तीय समावेशन तो ऐसा नहीं है जिसको किसी को नहीं पता है। देखो वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि समाज के अंतिम वर्ग तक, वंचित वर्ग तक अगर वित्तीय सेवाओं की पहुंच हो जाए तो वित्तीय समावेशन है। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो हर दूर दराज के क्षेत्र तक अगर बैंक की ब्रांच पहुंच जाए, हर आदमी के पास बैंक का अकाउंट हो जाए और जिन जिन व्यक्तियों को जरूरत है उनको वहनीय ब्याज दर पर ऋण मिल जाए और साथ ही साथ थोड़ी सी वित्तीय जागरूकता आ जाए, जैसे उसे डिजिटल बैंकिंग का पता हो, बैंकिंग लोकपाल का उसे पता हो, इंश्योरेंस का उसे पता हो, पेंशन सेवाओं का उसे पता हो, उसे शेयर मार्केट का पता हो, तब जाके उसमें क्या आ जाती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाती है। तो ये 4 पॉइंट जब होते हैं ना, तब जाके होता है आपका वित्तीय समावेशन। भारत में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था वाई वी रेड्डी ने 2005 में। तो वित्तीय समावेशन का तो अलग से एक वीडियो बना हुआ है 1.5 घंटे का, वो अगर आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। तो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने ये कहा कि अगर आपको रूरल एरियाज में सही मायने में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। तो सरकार ने ये बात मान ली और 2 अक्टूबर 1975 को भारत में आरआरबी की स्थापना कर दी गई। स्टार्टिंग में 5 आरआरबी खोले गए थे। आरआरबी का टॉपिक भी अपन ने पढ़ा है बैंकिंग सिस्टम में। तो स्टार्टिंग में 5 आरआरबी जो खोले गए थे वो कहाँ कहाँ थे आपके, जयपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, मालदा, भिवानी, यहाँ खोले गए थे। और ये कॉन्सेप्ट अपन ने बांग्लादेश से लिया था। आरआरबी जो थे वो 3 लोग साथ मिलके, मतलब 3 संस्थाएं साथ मिलके खोल रही थी। कौन कौन, एक तो केंद्र सरकार होगा और एक राज्य सरकार होगी और एक आपका प्रायोजित बैंक होगा, जिसे बोला जाता है स्पॉन्सर बैंक, प्रायोजित बैंक। केंद्र सरकार जो है वो 50% पैसा लगाती थी, राज्य सरकार 15% पैसा लगाती थी, 35% पैसा स्पॉन्सर बैंक। सुरेश जी नमस्कार, प्रवीण ने बताया, धन्यवाद सुरेश जी। प्रवीण जी से हाँ धन्यवाद। तो आप कहाँ से, आप भी बाड़मेर से ही हो सुरेश भाई? हाँ, तो केंद्र, राज्य तथा प्रायोजित बैंक। जैसे आपने सुना होगा, किसी ने आरआरबी का नाम सुना है? फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें मरुधर ग्रामीण बैंक अपने राजस्थान में चलता है, सुना है या नहीं सुना? किसका है वो, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? तो उसे किसने खोला है? आपका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? एसबीआई है। उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? एसबीआई। आपने बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुना होगा, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो इसी तरीके से जो बैंक हैं वही स्पॉन्सर करके और आरआरबीज की स्थापना करने लगे। तो ये जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके लिए एक्ट अपन 1976 में लाए थे, क्योंकि 75 में हम ऑर्डिनेंस ले आए थे और अध्यादेश ले आए थे। तो पहली बार जब नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप बना तो इसने आरआरबी की स्थापना की सिफारिश थी। बताओ किस किस को क्लियर? नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। देखो अब तक अपन ने कोई ज्यादा भारी भरकम काम नहीं किया। एक तो अपन ने गोरे वाला समिति पढ़ी, वो तो तुम्हें सबको पता ही था, एसबीआई वाली। एक दोस्तों अपन ने गॉडगिल ग्रुप पढ़ा, गॉडगिल ग्रुप भी तुम लोगों को याद ही है। गॉडगिल ग्रुप जो था वो लीड बैंक के लिए बना था। एक अपन ने बी शिवरमन समिति बनी, ये तो तुम्हें एकदम करेक्ट याद है। ये किसके लिए था? नाबार्ड के लिए। और अब जाके एक महत्वपूर्ण चीज अपन ने पढ़ी, वो कौन सी थी? नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप थी। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नरसिम्हन समिति। फिर नरसिम्हन समिति बनाई गई 1991 में, और यह समिति उस समय बनाई गई जब भारत में आर्थिक सुधारों की बात चल रही थी। एलपीजी रिफॉर्म्स भी हुए थे उसी टाइम 1991 में। और हमारी जो अर्थव्यवस्था जो थी वो अब कहां से, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने लगी। उसी समय हमारे यहाँ जो आदेशात्मक नियोजन था वही अब निर्देशात्मक नियोजन में बदलने लगा।
आपने पढ़ा होगा, आदेशात्मक नियोजन का मतलब होता है कि सरकार ही सब कुछ करे, और निर्देशात्मक नियोजन का मतलब होता है कि सरकार क्या करे, अब सलाहकार की भूमिका में हो, विनियामक की भूमिका में हो। सरकार का काम काम करना नहीं है बल्कि काम करवाना है। तो उसी दौर में हमें बैंकिंग रिफॉर्म्स भी करने थे, और उससे पहले हमने राष्ट्रीयकरण भी खूब कर दिया था, 1969 में किया था। 14 बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को हमने किस में बदल दिया था दोस्तों? प्राइवेट बैंकों को हमने किस में बदल दिया था? सरकारी बैंकों में बदल दिया था। इसी के साथ साथ ही हमने क्या किया था, 1980 में भी 6 बैंकों को बदला था। तो नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई थी, ये भारत में बैंकिंग सुधारों में सबसे पहला क्रांतिकारी कदम था। इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो सही में लाजवाब थी। बहुत बार क्वेश्चन में ये समिति ही पूछ ली जाती है, 5 नंबर के क्वेश्चन में तो ये समिति ही पूछ ली जाती है। तो नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी जो थी उसने कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए। बैंकों को क्या क्या नहीं किया जाए? राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, नेशनलाइजेशन ना किया जाए, क्योंकि नेशनलाइजेशन का मतलब होता है निजी बैंक को आप सरकारी बैंक में बदल दो। अब भाई अगर थे या निजी बैंक ना सरकारी बैंक में बदल छो, तो निजी बैंक वाले तो एक खौफ में रहेंगे कि बैंक खोलने का क्या मतलब है, या बैंक को ज्यादा चलाने का क्या मतलब है, ये तो अभी सरकारी बैंक में बदल देंगे। तो एक तो उनको क्या दी जाए, फ्रीडम दी जाए, और उनको एक आश्वासन दिया जाए कि आप आराम से बैंकिंग गतिविधियां कीजिए, हम आगे राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कंपटीशन अगर सही मायने में बढ़ाना है तो आप निजी तथा विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित भी करें, प्राइवेट तथा फॉरेन बैंकों को प्रोत्साहित करें। तो किसी ने पूछा सर कंपटीशन बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो भाई इसलिए जरूरत है कंपटीशन बढ़ाने की, अगर निजी तथा फॉरेन बैंक अच्छी सेवाएं देंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंकों पे भी एक तरीके से क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा कि उन्हें अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। और आपको पता ही है पब्लिक सेक्टर बैंक की सेवाओं में कुछ न कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि प्रशासन में कमियां होती हैं, प्रबंधन में उन कमियों को कुछ कम किया जाता है। दोनों के अपने आप में महत्व है, लेकिन निजी तथा विदेशी बैंकों को अगर अपन मोटिवेट करेंगे तो इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और इससे फायदा लोगों का, ग्राहकों का ही होगा। इसलिए नरसिम्हन समिति ने कहा, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम क्लियर है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी स्वायत्तता दो, उनको भी क्या दो आप? स्वायत्तता दो। स्वायत्तता देने का मतलब है ऑटोनॉमी दो आप उनको। ऐसा नहीं है कि आपने एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, उसके अंदर आप हर बार फाइनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई के माध्यम से इंटरफेयर करवा रहे हो हर कार्य में। नहीं, आप एक तो सबसे पहले जो है 100% शेयर होल्डिंग में से कम उसे 51% तक ले आओ, क्योंकि 51% तक रहेगी तो भी नाम तो यही रहेगा ना, पब्लिक सेक्टर बैंक है। भाई किसी में आपका 51% की भूमिका हो तो आपका वो बैंक का भी मेजर शेयर होल्डिंग आपके पास है, तो पूरी रखने की जरूरत नहीं है। 49% शेयर आप बेच सकते हो, 51 तक शेयर होल्डिंग रखो, और उनको अपने कार्य करने में आप क्या दो, उन्हें स्वायत्तता दो कि आप अच्छे से कार्य करें, ताकि उसमें इंटरफेयर नहीं हो और बैंक अपना कार्य, अपने उत्तरदायित्व अच्छे से अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर सके। ये भी अच्छी बात कही नरसिम्हन समिति ने। तो ये बातें तो अच्छी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, निजी तथा विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि एनपीए की वसूली के लिए अलग से दोस्तों आपके डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए। एनपीए की वसूली के लिए अलग से दोस्तों आपके यहाँ क्या बनाया जाए? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं। तो अपन ने पढ़ा होगा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, अपन ने एनपीए के टॉपिक में पढ़ा था। तो ये जो होते हैं ऋण वसूली न्यायाधिकरण होते हैं, एनपीए की वसूली के लिए होते हैं। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा सर एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मैं पूरी बैंकिंग करवाऊंगा तो ये टॉपिक भी अलग से करवाऊंगा आपको। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्या बोला जाता है? एनपीए। देखो ना, और परिभाषा के तरफ मत जाओ, आप तो बस इतना देखो कि ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हुआ? ऐसी परिसंपत्ति जो परफॉर्म ही नहीं कर रही है उसे क्या बोला जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो भाई साहब मतलब बैंक के द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जो बैंक को लाभ नहीं दे रहा, ना तो उसके पास मूलधन आ रहा, ना ही उसके पास ब्याज आ रहा, तो वो पैसा क्या कहलाता है दोस्तों? आपका एनपीए कहलाता है। ठीक है, तो इन एनपीए जो डूब जाता है, जैसे विजय माल्या जी, नीरव मोदी जी अपना पैसा नहीं दे रहे बैंकों का, तो वो क्या हो गया? एनपीए। तो ये जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, अलग से न्यायालय बनाए गए कि इनका मुख्य कार्य ओनली एनपीए के मामलों की सुनवाई का होगा। कोई टाइम में इसमें 10 लाख से अधिक के मामलों की सुनवाई होती थी, लेकिन वर्तमान में 20 लाख से अधिक
20 लाख से अधिक का कोई मामला है तो उसमें डीआरटी में सुनवाई की जाती है, और किस तरीके से वसूली करनी है ये डीआरटी बताता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में 29 डीआरटी खोले गए थे, और डेप्ट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स भी खोले गए थे 5। तो ये भी रिकमेंडेशन किसने दिया? आपके नरसिम्हन कमेटी ने। उसके बाद में नरसिम्हन कमेटी ने यह भी कहा कि एनपीए के दबाव को कम करने के लिए भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एनपीए की समस्या को कम करने के लिए भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो लोगों ने पूछा भाई ये एआरसी क्या होता है? तो एआरसी का टॉपिक भी अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो समझो। देखो एआरसी क्या होता है। एआरसी एक तरीके की प्राइवेट कंपनीज होती हैं। जैसे अपन एग्जांपल देते हैं कि ये एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई का मानते हैं कि 500 करोड़ का जो है वो एक लोन जो है वो वापस वसूल नहीं हो रहा, मतलब ये क्या बन गया? उसका एनपीए बन गया। तो आरबीआई ने कह रखा है कि कोई भी संस्था जो है वो क्या कर सकती है? अपना एआरसी खोल सकती है। तो मान लेते हैं कि ये एक्स नाम की एआरसी है, ये वाई नाम की एआरसी है, ये जेड नाम की एआरसी है, ये कोई अंबानी जी की है, ये अडानी जी की है, ये एआरसीज है। ठीक है, इनका नाम क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियां। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एसबीआई का काम ये तो है नहीं कि वो सुबह सुबह वसूली भाई बन के जाएगा कि मेरे 500 करोड़ रुपए दो। आपने देखा होगा लोगों को सुबह सुबह भेजा जाता है। गांव में ये बहुत चलन है कि सुबह सुबह जाओगे तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता आजकल लोग इतने ढीठ हो गए हैं, सुबह जाओ शाम को जाओ, शर्म नहीं है, वो पैसा नहीं देगा। ठीक है, ये वसूली पे कौन कौन गया हुआ है अपने यहाँ से? सुबह सुबह घर वाले बच्चों को भेजते हैं, ऐसा नहीं खुद चले जाओ। सुबह सुबह बोले जा फलाने या घर जा, बोल रहा हमारा रुपया दो, तो फिर अपन जाते हैं उसको, वो उठता नहीं है, उससे पहले उसके घर पहुंच जाते हैं, हमारे पापा कहे रुपया दो। तो फिर अपन उसमें क्या, शुरू शुरू में बच्चा थोड़ा सा क्या शंका करता है, ज्यादा नहीं बोल पाता, पर वो 2-3 बार चला जाता है ना, तो फिर बाद में वो अपने आप में छोटा डॉन बन जाता है। फिर जाके वो भी वहां पे वैसे बात हमारा रुपया दो कौन दो, नहीं मन कढ़ाना हुआ है, तो अगलो बोला कढ़ा लियो, फिर रुपया तो व्यवहार में आवे, कढ़ाया थोड़ी आवे। ठीक है, तो ये चीज है। तो एसबीआई वालों में ऐसा काम तो है नहीं कि एसबीआई तो खुद ही बेचारा 10 बजे खुलता है, और वसूली का काम तो सुबह 7 से 10 होता है ना, सुबह सुबह जाना पड़ता है, और ये बेचारे कहाँ कहाँ सुबह सुबह जाए। तो इनसे एनपीए की वसूली हो ना हो तो एसबीआई क्या करेगा? अपने, हाँ मैं तो गएडो तो हूँ 1-2 बार, ठीक है, तो लेकिन मैं रुपया लेके को नहीं आयो, मैं तो आराम में कह क्या तो दो, अब देखो मन तो भेजे, हमारी तो ड्यूटी है, आपनो व्यवहार खराब मत करो। ठीक है, तो अब जो एसबीआई जो है क्या करेगा? ये जो एनपीए हो गया है, तो एसबीआई वसूली से ज्यादा अपने बैंकिंग कार्यों पे ध्यान दे, इसलिए सरकार ने कहा कि जो बैंक है अपने इस एनपीए की नीलामी कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? नीलामी कर सकता है। ठीक है सर, आप तो पक्का गए नहीं? गया ऐसे तो सभी गए मैं पूजा जी। अंकु झाझड़िया, आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी कहाँ है झाझड़िया जी? अपने तो मतलब मारवाड़ी तो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसे तो अपन राजस्थानी लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसके अंदर अपनी तो बोलियां हैं भाई। तो मारवाड़ी तो सुननी है तो जोधपुर वालों से सुनो, अपनी तो जो है वो तो क्या बोली है, ये बोल सकते हो आप सेकावाटी वाली अपनी बोली जो है वो हो सकती है। तो ये तो अपनी मातृभाषा में बोलने में क्या शर्म होनी है आदमी। आजकल जनता को थोड़ा बोलने में अजीब लगता है कि यूट्यूब पर तो बोलना जो है हिंदी में ही बोलना, बोला जो है इंग्लिश में बोलना तो गलत बात है। अपनी मातृभाषा अपनी माँ बोली को बोलने में आप में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे ते कलेक्टर लाग जाओ, चाहे ते राष्ट्रपति बन जाओ, की बन जाओ बोले, लेकिन अपनी बोली बोलनी चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं, एसबीआई वाले नीलामी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये कंपनी बोलेगी कि देखो आपका तो पूरा डूबा हुआ है, तो इसके बजाय आप क्या करो कि हमें ये जो है वो 400 करोड़ में दे दो, ये 400 करोड़ पकड़ो, अब हम जाने हमारा काम जाने वसूली कर लेंगे। तो हाँ, तो फिर बाद में उसके बाद क्या होगा? वाई वाला बोलेगा नहीं नहीं, हमारे पास तो 300 करोड़ रुपए ही है, 300 करोड़ में दो तो दे दो। ये बोलेगा 350 में करोड़ में दे दो। ये बोलेगा दोस्तों आपका 380 करोड़ में दे दो। और दोस्तों ये अडानी जी या अंबानी जी बोलेंगे कि 420 करोड़ में दे दो। अब 420 करोड़ में ये इस ऋण को खरीदना चाहते हैं। एसबीआई को तो देखो पूरा 500 करोड़ ही डूब रहा था, तो एसबीआई चुपचाप क्या करेगा? अडानी जी को दे देगा, लो साहब ये 420 करोड़ में 500 करोड़ का ऋण ले, मतलब जो है 100 रुपए की चीज 80 रुपए में ले, और हमें तो 420 करोड़ ही दे दो, ताकि हम तो अपना व्यापार करें, बैंक की गतिविधियों पे ध्यान दे, आप जानो और आपका वसूली का काम जाने। तो भाई साहब ऐसे करके ये एआरसी जो स्टार्ट तो हो गई थी, नरसिम्हन समिति ने कहा कि इसको आप बढ़ावा भी दो,
इसको आप क्या दो, बढ़ावा भी दो। लेकिन ये एआरसीज खुद भी फ्लॉप हो गई आगे जाके। फ्लॉप कैसे हुई? इन्होंने फिर, इनके पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, ऋण खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ये क्या करते थे, बैकडोर से नाम चेंज करके, नाम चेंज करके तो नहीं जाते थे, लेकिन बैकडोर से जाते थे एसबीआई के पास और इनको कहते थे कि साहब एसबीआई जी हमें एक लोन दो। तो कहा कि लोन किस चीज का दे? कहते थे मन लोन दो कि हम खोलना चाहते हैं एआरसी। तो चलो ठीक है भाई, एआरसी खोल लो। तो क्या कितना लोन चाहिए? को आप मेरे को दे दो 420 करोड़ रुपए, 420 करोड़ का लोन दे दो और हम एक एआरसी की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये एसबीआई से चलो लोन ले। उसके बाद में ये एसबीआई के लोन के पैसे से एसबीआई के लोन की नीलामी में जाके एसबीआई का लोन खरीद लेंगे, लोन खरीद लेंगे। खरीद के ये क्या करेंगे, इस लोन की वसूली करेंगे और वसूली करके एसबीआई का लोन भर देंगे। ये तो गोरख धंधा है भाई, ये तो समझ में ही नहीं है। इससे तो मतलब इससे ज्यादा तो कॉमेडी अक्षय कुमार वैसा भी करते हैं। ये आप क्या कह रहे हो? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें लोन दो, हम कंपनी की स्थापना करते हैं, फिर आपके लोन के पैसे से आपका लोन खरीदेंगे और जब आपका लोन वसूल किया जाएगा तो हम आपका लोन भर देंगे। तो एसबीआई ने कहा कि अगर मेरा पुराना वाला लोन जो तुम नीलामी में खरीदे हो, अगर वो ना वसूला गया तुमसे तो का फिर आपका वो लोन तो डूबा हुआ ही है, ये लोन भी डूब जाएगा। ठीक है। तो एसबीआई के 500 करोड़ तो पहले से डूबे हुए थे, इधर से 420 करोड़ रुपए भी आने की कोई संभावना नहीं है। तो एनपीए जो कम कम करने का प्रयास था, उससे एनपीए बढ़ने लगा। और भारत में जो एआरसी का विचार था, जो इतना परफेक्टली स्मूथली यहाँ नहीं चल पाया, क्योंकि ना तो इनके पास आर्थिक मदद थी, ना ही इनके पास वित्तीय सहायता थी, ना ही इन्हें प्रशासनिक सहायता मिली। तो इससे ये और हो गया मामला। हाँ, ऐसा मामला था। हाँ राकेश जी, ये भी बात सही है। तो ये मामला चला, तो ये मामला जैसे समझ में आ गया, तो फिर बाद में इन्होंने उसके पैसे से उसी को टोपी उड़ाने का काम कर रहे थे। तो ये थोड़ा अपने यहाँ इतना अच्छा स्मूथली चला तो नहीं, लेकिन पूछ लिया जाता है कि एआरसी क्या होते हैं। तो ये डीआरटी, एआरसी, अभी तो इनके नाम नाम सुन लो, थोड़े दिनों में रुको तुम, 2-4 दिन बने रहो यहाँ। आने वाले टाइम में यहाँ पूरी बैंकिंग जो है वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो वो टॉपिक्स जैसे जैसे आते रहे देखते रहना, उसमें अपन कंप्लीट बैंकिंग करेंगे। था ना मजा जी बैंकिंग, बैंकिंग या इकोनॉमिक्स पढ़ने का? बस वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। पहले वो टॉपिक्स कवर किए जाएं जो बच्चों ने कभी नहीं पढ़े। ऐसे तो ये बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये पढ़ाने लग जाऊं, तो ये तो पढ़ रहे हैं क्या? जनता बावड़ी हो रही है, मेरे से पढ़ पढ़ के जनता ने बहुत पढ़ लिया है। ठीक है। तो ये मामला हो गया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित करो, कि आप प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दो। क्योंकि सरकार क्या थी, वो प्राइवेट बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंकों में बदल रही थी, लेकिन नए प्राइवेट बैंक नहीं खुल रहे थे। पहले जो थे उनको तो 20 को तो बदल दिया, उसके बाद में 10-11 जो प्राइवेट बैंक थे वो बैठे थे, लेकिन नए बैंकों को लाइसेंस नहीं मिल रहे थे। तो नरसिम्हन कमेटी ने ये कहा कि आप क्या कीजिए, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दो। उसके बाद में दोस्तों 1994 के बाद में आपका आईसीआईसी भी बना, नए बैंक बनने लगे, 5-6 बैंकों को लाइसेंस दिया गया। तो जिन बैंकों को लाइसेंस दिया गया उसे सेकंड जनरेशन बैंक कहा जाता है, दूसरी पीढ़ी के बैंक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? दूसरी पीढ़ी के बैंक कहा जाता है, सेकंड जनरेशन बैंक कहा जाता है। तो चलो अच्छी बात है, सेकंड जनरेशन बैंक कहा जाता है। तो पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस समिति की रिकमेंडेशन के बाद भारत में सेकंड जनरेशन बैंकों की स्थापना स्टार्ट हुई? तो सेकंड जनरेशन के जो बैंक थे आपके, वो किसके कहने पे? नरसिम्हन कमेटी के। फिर साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आपका जो नगद आरक्षित अनुपात है और सांविधिक तरलता अनुपात है, जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है या जो आपका एसएलआर है, इसमें भी दोस्तों क्या की जाए, कमी की जाए। बहुत ज्यादा हुआ करता था कोई टाइम में, आज तो 3 और 8% है, कोई टाइम में 40% तक जा रखा था एसएलआर, तो 38% तक भी जा रखा था। तो इनमें धीरे धीरे कमी की जाए, ये भी नरसिम्हन कमेटी ने कहा। तो ये नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थी ये अपन ने पढ़ी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भारत में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अपने को क्या बनाना चाहिए, बैंकिंग लोकपाल भी बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए दोस्तों? बैंकिंग लोकपाल भी बनाना चाहिए। तो बैंकिंग लोकपाल की जो सिफारिश थी वो भी किसने दी दोस्तों? बैंकिंग लोकपाल की सिफारिश भी किसने दी थी?
नरसिम्हन कमेटी ने दी थी। 1 मिनट रुको, और बताता हूँ दो चार बातें इनके बारे में। ऐसे नरसिम्हन कमेटी पे लेख आ जाए ना तो भी लिखना। अब तुम ऐसे मत करना गुरुजी इतना क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे, इतना काम आएगा नहीं आएगा। भाई काम आएगा, क्योंकि बैंकिंग में ये सब कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों काम सब कुछ आएगा, बस इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। 1 मिनट रुको, इसको मिटा देता हूँ। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि बैंकिंग लोकपाल जो है उसकी स्थापना की जाए। अगला पॉइंट क्या था आपका, बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की जाए, क्योंकि अपने यहाँ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो इनके कहने पे 1995 में हमने बैंकिंग लोकपाल की स्थापना कर ली। बैंकिंग लोकपाल जो है, पहले अगर आपको कोई बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समस्या है तो बैंक मैनेजर को शिकायत करो, अगर 30 दिन तक का निवारण नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल में चला जाओ, और उससे आगे अगर शिकायत करनी है तो गवर्नर तक चले जाओ आरबीआई के। तो बैंकिंग लोकपाल का मुख्य कार्य ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना था। फिर साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन और दी, इन्होंने कहा था कि जो ब्याज दरें जो होती हैं ग्राहकों के लिए, जो ब्याज दरें जो होती हैं, तो ब्याज दरों के निर्धारण में बैंकों को स्वायत्तता दी जाए। ब्याज दरों के निर्धारण में बैंकों को स्वायत्तता दी जाए। बैंकों को क्या दी जाए, बैंकों को स्वायत्तता दी जाए। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करता था भाई, आपके 1969 से पहले तो ऑलमोस्ट क्या थी, प्राइवेट बैंक थी। तो केवल बैंक खुद ही निर्धारित करते थे कि उनकी ब्याज दरें क्या होंगी, वो ग्राहकों से ब्याज खरीदेंगे। बैंकिंग क्या बताऊं भाई, मोनू पूछो पूछो। एसएलआर सीआरआर बताऊं, अरे वाह मोनू, चल रहे एसएलआर सीआरआर बताते हैं, बहुत सरल चीज है। ठीक है, वैसे तुमने ये कोर्स प्लस में भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ भी याद कर लो भाई। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जब कोई भी बैंक जो होता है वाणिज्यिक बैंक, वो अपनी कुल जमाओं का, कुल जमाएं क्या होंगी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी, चारों खातों में उसके पास डिपॉजिट्स है, उनका एक निश्चित हिस्सा वो आरबीआई के पास जमा कराएगा। हाल फिलहाल में 3% है। जैसे मान लेते हैं किसी बैंक की कुल जमाएं जो है वो कितनी है, 100 करोड़ रुपए, तो 3 करोड़ वो आरबीआई के पास जमा करवाएगा। अब क्या इसके ऊपर कोई ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये आपका सीआरआर जो होता है वो बैंकों की आपकी आपातकालीन स्थिति के लिए होता है। अपनी भाषा में बोले तो ये पंजीकरण शुल्क है, बैंक खोला है तो सीआरआर 3% जमा करवाना, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता। उसके बाद में एसएलआर क्या होता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। उसमें बैंक कहता है कि आपको अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा तरल संपत्ति के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैंक ने पूछा कि भाई तरल संपत्ति के रूप में कैसे मेंटेन करें। लिक्विड एसेट क्या होती है, लिक्विड एसेट वो होती है जिसे जब चाहे आप क्या बदल सके, नगद में बदल सके। तो बैंक के सामने ऑप्शन दिया है कि आप या तो कैश में मेंटेन कर लो, या आप गोल्ड में कर लो, या सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर दो, सरकार के बॉन्ड में निवेश कर दो। ठीक है, तो कैश में अगर अपने पास रखेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, गोल्ड में रखेगा तो भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम सरकार की प्रतिभूतियों में 18% निवेश कर देते हैं। तो टेंशन मत लो, अपन मॉनेटरी पॉलिसी भी जल्द यहाँ स्टार्ट करेंगे। वैसे यहाँ पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, पूजा, ठीक है, ये सब कुछ तो आपको आता ही है, लेकिन आपको जल्दी यहाँ पे भी अपन बैंकिंग से संबंधित क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, अभी केवल कमिटीज पे ध्यान दो। तो बैंकिंग लोकपाल की बात की। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ब्याज दरों के निर्धारण में बैंकों को स्वायत्तता दी जाए। ब्याज दरों का निर्धारण बैंक खुद करे, ऐसा नहीं कि आरबीआई और वित्त मंत्रालय बोले कि आप अपने ग्राहकों को 8% से देंगे, 9% से देंगे, 10% से देंगे, ये गलत बात है। बैंक खुद डिसाइड करे। ये भी किसने कहा था, नरसिम्हन ग्रुप ने ही कहा था। ये भी किसने कहा था, नरसिम्हन ग्रुप ने कहा था। तो नरसिम्हन ग्रुप ने नहीं, नरसिम्हन समिति ने कहा था। तो नरसिम्हन समिति फर्स्ट की रिकमेंडेशन क्या क्या होगी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी तथा विदेशी बैंकों को मोटिवेट किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में को स्वायत्तता दी जाए और सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% तक रखे। एनपीए की वसूली के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाए। एनपीए के दबाव को कम करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को मोटिवेट किया जाए। निजी क्षेत्र की बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इसलिए जो नए बैंक बने उन्हें सेकंड जनरेशन बैंक कहा गया। सीआरआर एसएलआर को कम किया जाए, बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की जाए और ब्याज दरों का निर्धारण बैंक स्वयं करें। ये सारी रिकमेंडेशन किसकी थी, नरसिम्हन फर्स्ट की थी। ये किसकी थी, फर्स्ट की थी। तो आज अपन ने ले दे के जो पढ़ाई की है ना,
वो कोई भारी भरकम काम नहीं किया, अपने ले दे के 4 समितियां पढ़ी हैं। कौन कौन सी समिति पढ़ी भैया आपने? पहली आपने गोरेवाला कमेटी पढ़ी। गोरेवाला समिति किससे संबंधित थी? एसबीआई के राष्ट्रीयकरण से संबंधित थी, याद है आपको? हाँ जी, अलग अलग होगी, सही बात है वंदना जी। ठीक है, गोरेवाला समिति पढ़ी। साथ ही साथ दोस्तों अपन ने 2 नंबर पढ़ी, वो पढ़ी अपन ने गॉडगिल ग्रुप पढ़ी। क्या पढ़ी? गॉडगिल ग्रुप पढ़ेगी। अब वंदना जी बोल रहे हैं कि सबकी सर सभी बैंक की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होगी। हाँ, जैसी आप सेवा दोगे उसी सेवा के अनुसार आपकी इंटरेस्ट रेट। अब जाके थे एटीएम में जाओ, पब्लिक सेक्टर बैंक को ना एसी चालन है, कोई गेट बंद हुआ ढंगू, तो सेवा भी उसकी कॉस्ट कम आ रही है। जैसी बैंक की रनिंग कॉस्ट होती है, उसकी जो परिचालन लागत आ रही है, वो अपना प्रॉफिट जोड़ के इंटरेस्ट रेट लेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? आप जाओ आराम से प्राइवेट बैंक में जाओ, ज्वाइन की तरह बिठा के आपको चाय पानी पिलाते हैं, खाता खोलते हैं, आराम से बातचीत करते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है उनको, तो उसके ऊपर कॉस्ट तो आती है ना। एक अपने आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाओ, जैसे फूफा नाराज हुए बैठा है वैसे बैठे होते हैं, बातचीत भी नहीं करते ये। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो जितनी उनकी कॉस्ट आ रही है उसके अनुसार वो खुद निर्धारण करेंगे। ठीक है, गॉडगिल कमेटी पढ़ी जो किससे संबंधित थी? लीड बैंक से संबंधित थी। इसी तरीके से दोस्तों अपन ने आगे बी संवरमन समिति पढ़ी जो नाबार्ड वाली थी, नाबार्ड वाली पढ़ी। उसके बाद में अपन ने नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप जो पढ़ा, वो किससे संबंधित था? आपके आरआरबी से संबंधित था। और उसके बाद में नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट पढ़ी, जिसकी अपन ने 8 रिकमेंडेशन अच्छे से कवर की। तो देखो, ये बैंकिंग कमेटी से संबंधित जो मामला है, ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिजिटल बैंकिंग पढ़ेंगे और कंप्लीट बैंकिंग को यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो है आपको याद ये रखना है 20। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लस पर जल्दी करा दो नहीं? हाँ भाई, जरूर करवा देंगे, प्लस पे तो चल ही रहा है। अब यूट्यूब वाले बच्चों को भी तो पढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ी है भाई। यूट्यूब का माध्यम जो है वो क्या है, हर वर्ग तक एजुकेशन पहुंचे, तो उसका भी तो उपयोग होना चाहिए ना। तो अपना चैनल जो है ना, इसको तुम क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इकोनॉमिक्स की कोई समस्या है केवल आरएस से रिगार्डिंग। हाँ, एसीएफ के लिए, एसआई के लिए भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ आरएस से पर्टिकुलर जो बच्चे हैं उनको इको में, पब्लिक एड में, एथिक्स में कोई भी समस्या है, कंटिन्यू क्लास लो। शाम को 6 से 7 क्लास होगी। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ग्रुप में जुड़ना है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कपिल07 आपनो कोड है, ई कोड को उपयोग करो, 10% डिस्काउंट प्राप्त करो। अन अकेडमी पर क्या को भी सब्सक्रिप्शन लो, आपनो कोड जरूर। ठीक है, तो सब क्लियर हो गया पूजा जी? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। फिर मिलेंगे अपन कल वापस इसी क्लास के साथ, समितियां कंप्लीट करेंगे, फिर डिजिटल बैंकिंग पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू क्लासेस लेते रहो। ठीक है भाई, तो धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे।